जय हिंद दोस्तों। आज 20 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। वर्ष 2001 से यह मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन के निर्देश पे यह मनाया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। दोस्तों, डेली अब ये न्यूज़ आ रहा है अग्निपथ योजना को लेकर के और आगामी 10-15 दिन तक डेली चर्चा में रहेगा। तो डेली आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको करना क्या है कि ये मेंस पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए, तीनों ही पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो इसमें आपको 4 से 5 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट इसका दिखता है उसको पहले नोट कर लें। साथ ही साथ 4 से 5 जो पॉजिटिव पॉइंट इसमें निकालिए कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, जो ऑलरेडी हमने चर्चा किया है आपके साथ। 4 से 5 इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या क्या हो सकता है, जो कमी आपको दिख रही है। 4 से 5 इसमें क्या आप सुझाव दीजिएगा कि इसको बेहतर बनाने के लिए, और कंक्लूजन। तो ये सब काम आप कर लीजिए। देखिए, याद रखिए, कंक्लूजन जब भी आप लिखिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देते वक्त, और ख़ास करके मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो कंक्लूजन को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखा जाता है। कंक्लूजन को पॉजिटिव रूप में लिखा जाता है और एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के पक्ष में, सरकार जो योजना लाई है उसके पक्ष में कंक्लूजन को लिखा जाता है। आप गवर्नमेंट के अधिकारी बनने वाले हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये किया जाता है कि आप सरकार को कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुझाव सरकार को आप दे सकते हैं। तो इस रूप में आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। डेली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी तरह से किसान आंदोलन जब चल रहा था तो डेली किसानों को लेकर के मुद्दा था। एनआरसी जब आंदोलन चल रहा था तो डेली एनआरसी को लेकर के चर्चा था। तो डेली इस तरह के न्यूज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट पेज पे एज सच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ फर्स्ट पेज पे मुझे दिख नहीं रहा है। एक बार इसको भी देख लीजिएगा। ओके, जो आज के पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यह है, भारत और बांग्लादेश अपराध मुक्त सीमा के लिए मिलकर करेंगे काम, जयशंकर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री वर्तमान में भारत आए हुए हैं और भारत के विदेश मंत्री से वो बातचीत कर रहे हैं। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन वैसे भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक ब्रीफ में डिस्कस कर दूंगा भारत बांग्लादेश रिलेशन को लेकर के। बांग्लादेश के जो पिता हैं, राष्ट्रपिता हैं, जिस तरह से भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, उसी तरह से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान। तो उनकी जन्म शताब्दी था पिछले वर्ष और जन्म शताब्दी मनाया गया पिछले वर्ष 2021 में। और साथ ही साथ बांग्लादेश की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, क्योंकि बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में। और इसके साथ साथ भारत और बांग्लादेश के राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी 50 वर्ष कंप्लीट हुए। तो इस उपलक्ष्य पे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के राष्ट्रपति दोनों की बांग्लादेश यात्रा हुई थी वर्ष 2021 में। तो पीएम मोदी की यात्रा 24 मार्च 2021 को हुई थी और राष्ट्रपति महोदय की यात्रा 16 दिसंबर 2021 को हुई थी। अच्छा, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनआरसी के बारे में जब आप पढ़ते होंगे तो एनआरसी में ये डेट आता है 24 मार्च 1971। और अगर आप पढ़ते होंगे कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिला, तो वो मिला था 16 दिसंबर 1971 को। तो इसलिए दोनों देश इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय की यात्रा होती है बांग्लादेश में। 2 वर्ष के बाद दोनों देश में बंधन एक्सप्रेस की फिर से एक बार शुरुआत हो गई है और जून 2022 में बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत आए हैं। अब देखिए पॉजिटिव रिलेशन क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच में पॉजिटिव रिलेशन यह है कि पूर्वोत्तर के राज्य से संबद्धता, हमारा पूर्वोत्तर से कनेक्टिविटी चाहिए और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। तो कई सारी हमारी परियोजना चल रही है जो जल मार्ग से सीधे पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ेगी। जैसे त्रिपुरा को जोड़ने का काम कर रही है, मिजोरम को जोड़ने का काम कर रही है। तो उसमें हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। दक्षिण पूर्व एशिया के सेतु के रूप में बांग्लादेश काम करती है। एक BBIN संगठन है, बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल, ये संगठन है, और एक बिम्स्टेक है। तो दोनों में ही बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने का एक सेतु के रूप में काम करती है। इसी तरह से दक्षिण एशिया को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सुदृढ़ बनाना
सार्क में भी बांग्लादेश की उपस्थिति है। सैन्य सहयोग के रूप में भी दोनों देश काम कर रहे हैं। सैन्य सहयोग को लेकर के दोनों देश काम कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे पूर्वोत्तर में जो भी उग्रवादी घटना हो रही है उसको रोकने के लिए भी हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। आतंकवाद और कट्टरता का मुकाबला करने के लिए, कट्टरता को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए भी हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। 26 जनवरी 2021 को बांग्लादेश की सेना भी, भारत की जो परेड होती है 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें बांग्लादेश की सेना भी पहली बार शामिल हुई थी। तो इस रूप में भी 26 जनवरी 2021 इम्पॉर्टेंट था। चीन को परिसंतुलित करने के लिए, चीन को इनकाउंटर करने के लिए हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। द्विपक्षीय अगर आप व्यापार देखेंगे तो जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसमें सबसे अधिक हमारा व्यापार होता है बांग्लादेश के साथ। 9 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है और लगभग संतुलित व्यापार होता है, या मैं कहूँ कि भारत के पक्ष में ही अगर व्यापार होगा तो ये कहना ज़्यादा उचित होगा। ब्लू इकोनॉमी के में सहयोग के लिए, यानी ब्लू इकोनॉमी मतलब होता है कि वैसा इकोनॉमी जो समुद्र से आधारित हो या समुद्र पे आधारित हो, तो ब्लू इकोनॉमी में भी हमें सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए या आगे बढ़ने के लिए बांग्लादेश की आवश्यकता है। भूमि सीमा समझौता, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है भूमि विवाद काफ़ी वर्षों से चल रहा था और इसको फाइनली 100वां संविधान संशोधन, भारत का अगर संविधान संशोधन देखिएगा तो 100 संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सीमा समझौता कर दिया गया था दोनों देश के बीच में। तो इस तरह से कई सारा रिलेशन है, कनेक्टिविटी को लेकर के डिफेंस सेक्टर में सहयोग कर रहे हैं। तो ये सब कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है बांग्लादेश भारत को लेकर के। कभी मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। अब देखिए नेगेटिव भी कुछ पर्सपेक्टिव होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमेशा ना तो सकारात्मक होता है और ना ही नकारात्मक होता है। ऐसा नहीं कि चीन के साथ हमेशा नकारात्मक संबंध है हमारा, या पाकिस्तान के साथ हमारा नेगेटिव ही रिलेशन है, ऐसा नहीं है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में एक द्वार जो है खुला हुआ छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं, डिप्लोमेसी का द्वार हमेशा खुला रहता है। तो बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ नेगेटिव संबंध भी हैं, जिसमें नदी विवाद है। 54 नदी भारत और बांग्लादेश दोनों को जोड़ती है। तो इन नदी में 54 नदी को लेकर के विवाद है और जिसमें सबसे प्रमुख तीस्ता नदी विवाद है, जो आज भी समाधान नहीं हो पाई है। अवैध प्रवासन को लेकर के समस्या है। कई सारे आप देखते होंगे कि बांग्लादेश के लोग अवैध रूप से भारत में घुस जाते हैं, तो ये समस्या निश्चित तौर पे है और ये काफ़ी बड़ी समस्या है। इसके अलावा रोहिंग्या इशू है। रोहिंग्या जो है म्यांमार के रखाइन प्रांत के निवासी थे और ये भाग करके बांग्लादेश आए हैं और बांग्लादेश से भाग करके इंडिया में आ गए हैं। और ऐसा पता चल रहा है कि इंडिया में कई सारे इलीगल एक्टिविटी में ये शामिल है, चूँकि ये इंडिया के रजिस्टर्ड सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, अवैध प्रवासी हैं। तो कई रूप में भारत में कई सारे इलीगल एक्टिविटी में ये शामिल है। एनआरसी और सीए को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में विवाद है। थोड़ा सा विवाद हुआ था, हालांकि अभी तो संतुलित है। सीमा प्रबंधन को लेकर के विवाद है और चीनी फैक्टर को लेकर के विवाद है। अब देखिए, चीन को परिसंतुलित करने के लिए भी हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट बांग्लादेश है। तो इस तरह से कई सारे डिस्प्यूट हैं बांग्लादेश और भारत को लेकर के। मैं कभी सेपरेट वीडियो बना करके और डिस्कस इस पर डिटेल से कर दूंगा, बाकी इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, कल योगा दिवस है और योगा दिवस में हमारे पीएम मोदी मैसूर पैलेस ये कर्नाटका में है, वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे योगा का वो हिस्सा बनेंगे, वहाँ के योगा में पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार योगा में का जो योगा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक गार्जियन रिंग का कॉन्सेप्ट। गार्जियन रिंग क्या है कि बेसिकली सूर्य जो है, जापान में सूर्य का उदय होता है सबसे पहले। तो जापान से लेकर के न्यूजीलैंड तक 75 जो देश हैं, उस 75 देश में शुरुआत जापान से होगा और अंत होगा न्यूजीलैंड में। तो इन 75 देशों में भारत के जो दूतावास है वहाँ पे विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। जैसे ही उस देश में सूर्य उगेगा तो सबसे पहले जापान में उगेगा, उसके बाद जिस अन्य देश में उगेगा वहाँ पे कार्यक्रम होगा और इसी तरह से लगभग 18 घंटे ये कार्यक्रम चलेगा। तो इसी को कहा गया गार्जियन रिंग का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से 75 जो हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं वो देश के विभिन्न 75 जगह पे जाकर के योग का अभ्यास करेंगे। बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार के महाबोधि मंदिर में
रामचंद्र प्रसाद जी जो हैं, आरसीपी सिंह जी, वो वहाँ पे योग में पार्टिसिपेट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पे सम्मेलन में अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। इसको एक बार देख लीजिएगा। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है और उसमें हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। स्कूली शिक्षा में नई तकनीक के पहल को दिलाया यूनेस्को। पीएम ई विद्या योजना की शुरुआत कोरोना महामारी के दौरान हुई थी और इसे बेसिकली सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, यानी आईटीसी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका किया गया था और एनसीईआरटी ने इसे किया था, इसलिए एनसीईआरटी को यूनेस्को सम्मान दिया गया है। अगेन अग्निवीर योजना को लेकर के इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बेसिक आइडिया आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा, अपना आइडिया बना लीजिएगा और डेली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, डेली अगर कुछ उसमें रिफॉर्म्स होता है तो उसको देख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए रिफॉर्म्स की बात हुआ है कि अग्निवीर जो आएंगे उसके लिए कुछ टेक्निकल कोर्स शुरू होगा और इसके लिए आईआईटी और जो अन्य संस्थान है एनसीईआरटी, ये दोनों ही प्रयास कर रहे हैं कि जो अग्निवीर 4 वर्ष के बाद निकलेंगे तो उनके लिए कुछ टेक्निकल कोर्स का भी प्रोविज़न किया जाए। इसी तरह से 10th के जो बच्चे अग्निवीर बनेंगे उसको 12th करवाने की भी बात चल रही है और 12th में जो बच्चे जाएंगे उसको ग्रेजुएशन करवाने की भी बात चल रही है कि वो 4 साल में ग्रेजुएशन भी अपना कंप्लीट कर लें। आज के मुद्दा में पूरी तरह से अग्निवीर को ही दिया गया, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट इस पर बेसिक बना लीजिएगा। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। एक बार इसको भी देख सकते हैं। दोस्तों ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हालांकि मैंने ये एडिटोरियल पढ़ा नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं 2 रीज़न देता हूँ। एक रीज़न तो ये है कि हमारे देश में नई शिक्षा नीति जो आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, उसका विरोध नहीं हुआ था। क्यों विरोध नहीं हुआ था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के पब्लिक फोरम पे हर एक बातें थी और यद्यपि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के कई सुझाव सरकार ने मांगे थे स्थानीय लोगों से, तो पब्लिक फोरम पे ऑलरेडी सारी बातें थी, इसलिए इसको लेकर के कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ था। इसके बाद आप देखिए कि जो कृषि विधेयक है उसको लेकर के भी आंदोलन हुआ और ये जो अग्निवीर योजना है इसको लेकर के भी आंदोलन हुआ। तो उसके रीजन में एक रीजन ये दे सकते हैं कि इस तरह की योजना जब सरकार लाती है जो पब्लिक से जुड़ी हुई है, जो लोगों से जुड़ी हुई है, तो जिस लोगों से जुड़ी हुई है उनकी राय पे व्यापक विचार विमर्श करके ये योजना लानी चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। अग्निवीर मान लीजिए जितने भी ट्रेनर वगैरह हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल में देखता हूँ जिसका मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो वैसे ट्रेनर से बात करना चाहिए और बात करके जो है एक राय विचार विमर्श करना चाहिए। ट्रेनर से बात करते हैं, उसके बाद जो है स्टूडेंट से बात करते हैं और बात करके एक राय विचार विमर्श करने के बाद इस योजना को लाते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। तो यही बात इस राइटर ने भी कही है और ये इम्पॉर्टेंट भी है ये बात। इसको आप लोग मेंस में एक सुझाव के रूप में देख सकते हैं। बिजली संयंत्रों के लिए 24 दिनों का कोयला, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि कोयला की समस्या देश में है, इसलिए हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी शिफ्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो 24 दिनों का कोयला अभी बचा हुआ है। निश्चित तौर पे एक संकट की स्थिति वर्तमान में दिखने को मिल रही है। WTO को लेकर के ऑलरेडी हमने चर्चा किया है, 2-3 जो कल भी हमने चर्चा किया था 2-3 पॉइंट, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये देश भर में लागू होगी ESI योजना। आखिर ESI योजना क्या है, देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ESI बेसिकली जो है कर्मचारी राज्य बीमा है और इसकी जो शुरुआत हुई थी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के द्वारा। इसमें प्रसूति हो गया, रोजगार संबंधी दुर्घटना हो गया तथा अस्थायी या अस्थायी निःशक्तता हो गया, मृत्यु हो गया, ये सब कंडीशन में सुरक्षा की जिम्मेदारी देने का काम करती है
ESI। तो ESI ने बेसिकली क्या किया है कि एक बीमा योजना लाया, स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसको पूरे देश में, इसकी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है इसको पूरे देश में लागू करने की बात चल रही है कि 2022 के अंत तक ESI पूरे देश में लागू होगा। और अगर आप जाइएगा तो कई जगह आपको ESI का हॉस्पिटल भी मिल जाएगा। ESIC नाम से हॉस्पिटल कई जगह आपको मिल जाएगा जो ESI के द्वारा रेगुलेट होता है। तो कई बार एक्ट पूछ देता है, एक्ट इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के द्वारा ESI को रेगुलेट किया जाता है। अभी तक 21,000 रुपया या इससे कम मासिक आय प्राप्त करने वाले को ESI में शामिल किया गया था। अब इसका दायरा बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया। तो वर्तमान में 30,000 जिसकी इनकम है, 30,000 से कम इनकम वाले लोगों को ESI में शामिल किया गया है, यानी वो ESI का लाभ ले सकते हैं। इससे 4.5 करोड़ श्रमिक इसका लाभ उठा सकेंगे फिलहाल। मतलब जब ये देखिए हुआ क्या था कि पिछले वर्ष इसमें कुछ प्रोविज़न किया गया था। पहले ये पिछले वर्ष प्रोविज़न ये था, पिछले वर्ष से पहले आई थिंक 2021 से पहले ये प्रोविज़न था कि जिनकी इनकम 21,000 रुपया होगी, उनसे कम होगी, वही इसके लाभ ले सकेंगे। तो इस रूप में 3.48 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। बाद में ये कर दिया गया है कि जो 30,000 रुपये से कम कमाएंगे वो भी इसका लाभ ले सकेंगे। फिर 4.5 करोड़ श्रमिक इससे जुड़ गए एक तरह से। ESI कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा प्रशस्ति है। ESI अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध किए जाने वाले लाभ नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। तो आपको अगर गवर्नमेंट में आप जाइएगा, जो आपको सैलरी मिलेगी तो वहाँ पे ESI भी आपसे कटता है। तो वो जो करता है बेसिकली आपके सैलरी से कुछ पैसा कटता है, एक अंशदान करता है, ताकि आप अपनी और अपनी फैमिली के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को, या जो भी हो, मान लीजिए कल किसी का ऑपरेशन हो गया तो ESI हॉस्पिटल आपको फ्री में ऑपरेशन करके देगी। तो ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ESI को लेकर के। और अच्छी बात यह है कि पूरे भारत में अब इसको लागू किया जाएगा। वर्षों तक चल सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। तो रूस यूक्रेन की लड़ाई वर्षों तक चल सकती है, और ये नाटो के महासचिव का स्टेटमेंट है जिसका नाम है जेंस स्टोलेनबर्ग। तो जेंस स्टोलेनबर्ग का कहना है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई वर्षों तक चल सकती है। और वैसे भी जिस लड़ाई में वहाँ के स्थानीय लोगों की भागीदारी होना सुनिश्चित हो जाए तो वो मान लीजिए कि वर्षों तक ही चलेगा। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का पालन करेगा पाकिस्तान। FATF के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। 1989 में इसकी स्थापना हुआ था, G7 देशों के द्वारा स्थापना हुआ था। और बेसिकली 1989 में जब इसकी स्थापना हुआ था तब टेरर फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। बेसिकली इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। 1989 में इसका उद्देश्य। अमेरिका में 2001 में आतंकवादी हमला हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही साथ टेरर फाइनेंसिंग को भी इसमें शामिल कर दिया। तो अब इनका उद्देश्य हो गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ टेरर फाइनेंसिंग को रोकें। देखिए ये ब्रिज में देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से लगातार चर्चा में है, तो इसको लिख लीजिएगा कहीं PT के लिए। BPSC का भी प्रीलिम्स होने वाला है। पूछा जा सकता है कि पद्मा ब्रिज कहाँ पे है। तो कई सारे लोगों को लगेगा कि वो बिहार में है। ये बिहार में नहीं है, ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।